JSP technology. We were discussing about JSP technology since our last few lectures. That is unit number 4 that we are discussing right now. There are 5 chapters, and we are discussing chapter number 2. In this chapter, it was started by the with the discussion of JSP expressions. हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरा कंसंट्रेट करता है, मतलब कि जावा का कोड जेएसपी के पेज में कैसे लिखें। मत जेएसपी का पेज की जो दिखने में पूरा एचटीएमएल जैसा दिखता है अपने को, उसमें हम जावा का कोड कहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो मुख्य 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो जावा का कोड करंट पेज में। करंट पेज अर्थात हमें पता है कि जेएसपी के पेज से जेएसपी के पेज के अनुवाद से ट्रांसलेशन होके तो एक सर्वलेट ही बनने वाली है। तो उस सर्वलेट में कहाँ पे कोड रखना है हमें, क्योंकि सर्वलेट मतलब एक जावा का क्लास। उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें पैकेट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशन, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, मेथड्स, कोड इनसाइड द मेथड्स, लोकल वेरिएबल्स, बहुत सारा हो सकता है। तो हम जो जावा का कोड लिखना चाहते हैं वो जावा का कोड इंटरनली जो सर्वलेट बनने वाली है उसमें कहाँ पे जाएगा या फिर कहाँ पे जाना चाहिए, ये हम तय कर सकते हैं। और तय करके उसके मुताबिक का जो मैकेनिज्म हमें दिया गया है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलग-अलग मैकेनिज्म्स दिए गए हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए। अभी हमने सपोज़ कि डिस्कशन किया जेएसपी एक्सप्रेशन का, तो जेएसपी एक्सप्रेशन में हम जो लिखते हैं वो कहाँ पे जाता है? मैंने आपको बताया था कि जेएसपी एक्सप्रेशन की जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। जेएसपी एक्सप्रेशन, तो जेएसपी एक्सप्रेशन जो हम इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू करके, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डॉट्स किए हैं यहाँ पे पूरा क्या होगा, जावा का कोड, मतलब प्योर जावा कोड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जेएसपी एक्सप्रेशन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो कोड कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जेएसपी पेज के अनुवाद से जो सर्वलेट बनेगी इंटरनली, उसमें डू गेट की जगह पे कौन सी मेथड होगी, उसमें अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि आप जो डू गेट या डू पोस्ट लिखते हो यहाँ पे जेएसपी सर्विस होती है, और जेएसपी सर्विस के अंदर काफी सारे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। फिर हम जैसे अपने सर्वलेट में लिखते थे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करके उसके द्वारा हम प्रिंट करवाते थे आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऐसा करते थे ना। तो समझ लो कि यहाँ पे भी एक आउट नाम का वेरिएबल ऑलरेडी है, होता ही है। वो एक्चुअली जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट होता है, वो वहाँ पे बन जाता है अपने आप। तो उसके द्वारा यहाँ पे लिखा जाएगा राइट या तो प्रिंटलन मेथड के जरिए। आपने यहाँ पे जो भी लिखा इस जेएसपी एक्सप्रेशन के अंदर, आपने यहाँ पे जो भी लिखा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, राइट मेथड के अंदर एज इट इज। कैसे जाएगा, एज इट इज। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जेएसपी एक्सप्रेशन में हम जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली डिस्प्ले होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जेएसपी के पेज से डायनेमिकली कुछ डिस्प्ले करना चाहे, डायनेमिकली, क्योंकि अदरवाइज अगर स्टैटिक डेटा कुछ भी डिस्प्ले करना है तो वो तो हम एचटीएमएल का कोड लिख के कर ही सकते हैं, लेकिन डायनेमिकली कुछ हम अगर जनरेट करके या फिर रिट्रीव करके डिस्प्ले करना चाहते हैं, समझ लो कि डेटाबेस का डेटा या फिर कुछ वट एवर सम कुछ कुछ मेथड कॉल करके उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जावा की मेथड, तो यहाँ पे जेएसपी एक्सप्रेशन में हम वो चीज लिख सकते हैं, क्योंकि जेएसपी एक्सप्रेशन में जो भी लिखेंगे वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, राइट मेथड के अंदर जाता है, मतलब कि वो डायरेक्टली डिस्प्ले ही होता है। तो ये आपको ये भी सोचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेएसपी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी लिखो आप, वो ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्प्ले हो सके। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जावा का ही एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कि आपके पास एक मेथड है void show, ठीक है, जिसमें आपने काफी कुछ लिखा है, और दूसरी एक मेथड है आपके पास इंटीजर शो, जिसमें आपने कुछ वेरिएबल लिए हैं और उस पे कुछ ऑपरेशन की। अब ये जो मेथड है अपनी पहली वाली, इसकी रिटर्न टाइप void है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। अब सपोज कि ये मेरा प्योर जावा का कोड है, कहीं पे मैंने void main लिखा है, कहीं पे मैंने void main लिखा है, और void main के अंदर मैं लिखता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो इसको चलो हम नाम देते हैं शो 1, इसको नाम देते हैं शो 2। तो ये जो मेरा प्रिंट एल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मेथड है, उसके अंदर मैं अगर शो को कॉल करना चाहूं तो कौन सी शो को कॉल कर सकता हूं? क्या मैं यहाँ पे शो 1 ऐसा लिख सकता हूं? प्लीज आंसर। कैन आई राइट लाइक दिस, शो 1? अच्छा, ओम कह रहा है कि हम लिख सकते हैं। एनीबडी एल्स? क्या यहाँ पे मैं शो 1 ऐसा लिख सकता हूं? अब देखो यहाँ पे अगर मैंने शो 1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो है वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे? एक्चुअली शो 1 मतलब शो 1 को हमने कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ से शो 1 कॉल हुआ, शो 1, तो शो 1 मेथड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर फाइनली वो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड, मतलब कि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो ये मेथड कुछ रिटर्न ही नहीं कर रही, तो डिस्प्ले क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डिस्प्ले क्या करेगा? तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एरर आएगी कि मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप डिस्प्ले क्या करोगे, वॉइड। वॉइड थोड़ा डिस्प्ले, वॉइड का मतलब कुछ नहीं। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते शो 1 को, लेकिन यहाँ पे हम अगर चाहे तो शो 2 को कॉल कर सकते, क्योंकि शो 2 को कॉल करेंगे हम तो शो 2 मेथड ऐसी है कि जो रन होने के बाद अंत में कुछ रिटर्न करेगी, और वो जो रिटर्न करेगी वो चीज कहाँ पे आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर। एक्चुअली वो चीज क्या होगी, ये डेटा, कौन सा, एक्स। तो
इस केस में जब हम शो टू कॉल करते हैं तो यहाँ से जो x की वैल्यू रिटर्न हो रही है वो डिस्प्ले होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ मेथड को कॉल करते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि कुछ रिजल्ट दे। अगर उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है तो वहां पे उसको नहीं लिख सकते, बिकॉज कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो डिस्प्ले क्या करेंगे? ये जो अभी मैंने आपको समझाया वो ऐसा नहीं कि केवल जावा को ही बिलोंग करता है, ये चीज तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है। जैसे कि आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हो, प्रिंट एफ और परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी का मतलब इंटीजर, तो यहाँ पे अगर आप किसी मेथड को कॉल करते हो, सपोज कि आपने ऐड मेथड को कॉल किया, तो ये मेथड ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिखा है सी लैंग्वेज में वॉइड ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, तो जो भी आपने परफॉर्म किया इसके अंदर, बट ये रिटर्न क्या कर रही है? वॉइड। तो आप इसे यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते बिकॉज कि ये कुछ रिटर्न नहीं करती। अगर आपको यहाँ पे किसी मेथड को कॉल करना है तो उसकी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ होनी चाहिए, और इस केस में वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जेएसपी एक्सप्रेशन को यूज करना है तो उसके अंदर जो डेटा हम, मतलब कि जो जावा का कोड यहाँ पे लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ जनरेट करे। ऐसा नहीं है कि वो मेथड का कॉल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी, वो वेरिएबल भी हो सकता है, चलो, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल का डेटा डिस्प्ले होगा। कुछ वैल्यू हो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली जाता कहाँ पे है? प्रिंट होने के लिए। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो या दैट इज स्क्रिप्टलेट्स। अब एक्सप्रेशंस को देखा हमने, जेएसपी एक्सप्रेशंस में जो कोड लिखा जाता है वो डायरेक्टली प्रिंट के लिए जाता है, डिस्प्ले के लिए जाता है। और सर्वलेट में कहा जाता है वो कोड? सर्वलेट में जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर जाता है। अब देखते हैं कि स्क्रिप्टलेट का क्या है, और स्क्रिप्टलेट में जो हम कोड लिखते हैं वो कहाँ जाता है। Scriptlets are used to write more complex Java code. The simple Java expression can be written using JSP expression that we have just discussed. अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं एक से ज्यादा, जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, डेटा फेच करना है, ऐसा एक से ज्यादा लाइन वाला, एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस वाला जावा का कोड लिखना है आपको, जिसमें 5-6 लाइन है और हर लाइन कुछ आउटपुट नहीं दे रही है, कुछ प्रोसेसिंग कर रही है, तो उसको आप एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते, जेएसपी एक्सप्रेशन में। सो हियर व्हाट कम्स इन द पिक्चर इज जेएसपी स्क्रिप्टलेट. It lets us to insert arbitrary code into the servlet's JSP service method. JSP सर्विस मेथड में डायरेक्टली कुछ कोड आप लिखना चाहते हो, इंसर्ट करवाना चाहते हो, प्रिंट एलन के अंदर नहीं, प्रिंट एलन के अंदर नहीं, डायरेक्टली कोई कोड। मतलब ये ये जो यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा सर्वलेट बताया, इसमें और भी कुछ कोड होगा। तो आप ऐसा करना चाहते हो कि ये जो सर्वलेट बनती है जेएसपी के ट्रांसलेशन से, उसमें जो जेएसपी सर्विस मेथड होगी उसके अंदर डायरेक्टली कोई कोड आप यहाँ पे पुट करना चाहते हो, कोड, तो वो जेएसपी एक्सप्रेशन से नहीं होगा, क्योंकि जेएसपी एक्सप्रेशन तो क्या करेगा? डायरेक्टली डेटा को कहाँ भेजेगा? राइट मेथड के अंदर। लेकिन हमें तो जैसे ये एक स्टेटमेंट है उसी तरह से नॉर्मली और स्टेटमेंट्स भी ऐड करने हैं, तो ये हम कर सकते हैं जावा स्क्रिप्टलेट्स के जरिए। और स्क्रिप्टलेट्स की जो सिंटेक्स है वो एक्सप्रेशन जैसी ही है, लेकिन उसमें जो इक्वल की साइन है वो नहीं है। देखो यहाँ पे लेस देन, परसेंटेज, देन योर प्योर जावा कोड, देन परसेंटेज एन, ग्रेटर देन। One might think, what's the difference between JSP expression and JSP scriptlets?
आपके दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भाई जेएसपी एक्सप्रेशन और जेएसपी स्क्रिप्टलेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस जो है या इन दोनों के बीच में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाम नहीं लिया जाता डायरेक्टली, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आपको केवल सिंटेक्स दी जाती है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। So the difference is that the Java code that we write as JSP expression is evaluated and inserted in the println call of out object. जेएसपी एक्सप्रेशन में जो भी लिखते हैं वो इवेल्यूट होके जो भी अंजाम आता है, जो भी रिजल्ट होता है, मतलब अगर आपने एक्सप्रेशन लिखी है तो वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर। प्रिंट एलन स्टेटमेंट मतलब अ, जो हमने जेएसपी सर्विस के अंदर होगा, जो हमारी जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर होगा। दिस कॉल इज इनसाइड दी जेएसपी सर्विस मेथड। और ये जो कॉल है आउट डॉट प्रिंट करने का, वो कहां पे होगा, जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर। सी again, whereas the Java code that we write using JSP scriptlets becomes a normal statement of JSP service method। दूसरे छोर पे जावा स्क्रिप्टलेट के जरिए जो भी हम जावा का कोड लिखेंगे वो नॉर्मल कोड बनेगा, जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर वो एक नॉर्मल कोड की तरह ऐड हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसके जरिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये तीन स्टेटमेंट्स को आप देखो यहाँ पे ध्यान से। सी, ये आपका जेएसपी पेज का कोड है। जेएसपी पेज में कहीं पे आपने ये लिखा है, ये पहली लाइन क्या है, कौन बताएगा मुझे। पहली लाइन जो है वो क्या है। HTML का कोड। यस, प्योर एचटीएमएल का कोड, ठीक है। H1 डैट H1, और कुछ नहीं लिखा है, ये तो नॉर्मल एचटीएमएल है। अब दूसरी लाइन जो है वो क्या है, जो दूसरी लाइन है वो क्या है, एक्सप्रेशन JSP का। जेएसपी एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे सिंटेक्स लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, फिर कुछ जावा का कोड, न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन परसेंटेज एन ग्रेटर देन। तो ये जेएसपी एक्सप्रेशन है। और ये जो तीसरी लाइन है वो क्या है, JSP स्क्रिप्टलेट। यस, जेएसपी स्क्रिप्टलेट, क्योंकि लेस देन परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, उसके अंदर प्योर जावा का कोड मैथ डॉट मैक्स 10,5, ठीक है। तो कोड इन जेएसपी सर्विस फॉर दी अबव। अब ये हमारा जेएसपी का पेज, अगर इस तरह से हमने तीन लाइंस लिखी है तो जो सवलेट बनेगी उसमें जो जेएसपी सर्विस मेथड होगी उसके अंदर ये तीन लाइंस इस तरह से होगी। जो पहली लाइन है वो आउट डॉट प्रिंट एलन, देखो नॉर्मल एचटीएमएल है इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स पुट किए जाएंगे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जाएगा। जेएसपी एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली विदाउट डबल कोट्स, जो भी लिखा है न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, यहाँ पे न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। और तीसरी लाइन में जो जेएसपी स्क्रिप्टलेट लिखा है वो डायरेक्टली एज इट इज जेएसपी सर्विस के अंदर एज ए नॉर्मल स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन पुट किया जाएगा, जो भी लिखा है वहां पे हमने मैथ डॉट मैक्स 10,5।
यहाँ पे आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो स्क्रिप्टलेट के अंदर। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टलेट में केवल हम एक ही लाइन लिख सकते, एक से ज्यादा लाइंस भी लिख सकते। जितनी लाइंस लिखेंगे वो सब कहाँ पे जाएगी, जेएसपी सर्विस के अंदर डायरेक्टली। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है दोनों का। लेकिन फिर भी ये दोनों चीज, जेएसपी स्क्रिप्टलेट और जेएसपी एक्सप्रेशन, एज ए रिजल्ट बिकम्स पार्ट ऑफ जेएसपी सर्विस मेथड। जो कुछ भी है वो जाता कहाँ पे है, जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर ही जाता है। Scriptlets can access the same local variables as we use with JSP expressions। तो हमने परसों देखा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि कुछ वेरिएबल्स प्रीडिफाइन अपने को मिलते हैं जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी था वो, आउट वेरिएबल, सेशन वेरिएबल, रिक्वेस्ट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, सर्वलेट कंटेक्स्ट वेरिएबल, पेज कंटेक्स्ट वेरिएबल। तो वो सभी वेरिएबल्स की जो प्रीडिफाइन है कि जो जेएसपी सर्विस मेथड के लोकल वेरिएबल्स है। तो लोकल वेरिएबल्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर सभी जगह पे वो अवेलेबल है डेफिनेटली, बिकॉज कि ये तो कॉन्सेप्ट है जावा का कि लोकल वेरिएबल ऑफ ए मेथड इज अवेलेबल थ्रू आउट दी मेथड। तो स्क्रिप्टलेट के द्वारा हम जो भी कोड लिखते हैं वो जाएगा तो जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर ही। इसका मतलब कि स्क्रिप्टलेट में जो भी लिखा है वो जेएसपी सर्विस मेथड का पार्ट है। तो आप अगर पार्ट है जेएसपी सर्विस मेथड का, तो इस पार्ट में मतलब इस स्क्रिप्टलेट के कोड में से आप उन प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, जैसा हमने जेएसपी एक्सप्रेशन में किया था। जो लास्ट एग्जांपल परसों हमने लास्ट में देखा था, यूजर एजेंट, सर्वलेट कंटेक्स्ट, पाथ इंफॉर्मेशन वगैरह, जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए हमने वो डिस्प्ले किया था। वही चीज आप स्क्रिप्टलेट के द्वारा भी कर सकते हो, मतलब कि वो प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स स्क्रिप्टलेट के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर रिक्वेस्ट रीड कर सकते हो तो रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर आया है तो उसको भी रीड कर सकते हो, हेडर्स को भी रीड कर सकते हो क्योंकि रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपके पास है। देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया, ये आपकी स्क्रिप्टलेट यहाँ पे शुरू हो रही है, फिर एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया। देखो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी। क्वेरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीडिफाइंड, डॉट गेट क्वेरी स्ट्रिंग। रिक्वेस्ट में जो क्वेरी स्ट्रिंग है क्वेश्चन मार्क के बाद का डेटा, वो हमने एक्सेस करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर प्रिंट एलन अटैच्ड गेट डेटा इज इक्वल टू क्वेरी। क्वेरी में जो भी है वो हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये नॉर्मल प्रिंट एलन स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे लिखा तो वो लिख सकते हैं। यही चीज आप जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि रियल में क्या होता है कि जब भी डिस्प्ले करना होता है तो वो हम जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए करते हैं, जब प्रोसेसिंग करना होता है तो हम स्क्रिप्टलेट के जरिए करते हैं। तो दोनों को मिक्सअप करते हैं, मतलब कि दोनों को वन बाय वन यूज करते हैं। देखो यहाँ पे वो चीज नीचे के एग्जाम्पल में भी आपको बताइए। देखो यही चीज जो हमने स्क्रिप्टलेट के जरिए की, यही दो स्टेटमेंट्स स्क्रिप्टलेट और जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए। अब देखो पहली लाइन जो है यहाँ पे वो तो ऐसी है कि जो कुछ एग्जीक्यूट करती है, वो कुछ आउटपुट नहीं करती है। तो उसको हमने लिखा यहाँ पे स्क्रिप्टलेट में, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वेरी स्ट्रिंग। अब ये वेरिएबल क्वेरी नाम का वेरिएबल बन गया। अब हमने देखो नेक्स्ट लाइन में ये एक नॉर्मल सा कोड लिखा, अटैच गेट डेटा, फिर आउटपुट कितना करना है अपने को, क्वेरी। आउटपुट करना कितना है, केवल क्वेरी। अटैच्ड गेट डेटा जो है वो तो नॉर्मली डिस्प्ले करना है, तो वो एक्सप्रेशन के बाहर डायरेक्टली लिख दिया। और फिर जो आउटपुट करना था हमें उसको जेएसपी एक्सप्रेशन में लिखा, तो वो डायरेक्टली आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब हम दोनों को मिक्स करके अपना काम ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी ये चीज हम कर सकते हैं। In general, scriptlets can perform a number of tasks that cannot be accomplished with expressions alone. Expressions अकेले से
बहुत सी चीज ऐसी है कि जो नहीं हो सकती, जो स्क्रिप्टलेट कर देता है। दिस टास्क इंक्लूड सेटिंग रिस्पॉन्स हेडर्स। अब देखो रिस्पॉन्स हेडर आपको सेट करने हैं तो वो जेएसपी एक्सप्रेशन से तो नहीं होंगे, क्योंकि हेडर को सेट करेंगे तो रिटर्न वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि हेडर को सेट करने के लिए हम मेथड कॉल करेंगे सेट हेडर, उसकी रिटर्न वैल्यू तो वॉइड है। तो ये चीज तो हम जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए नहीं कर सकते। राइटिंग टू सर्वर लॉग। अब सपोज कि सर्वर में कुछ लॉग फाइल है, उसमें राइट करना है, तो वो जो मेथड होगी वो भी ऐसी होगी कि जो रिटर्न करेगी वॉइड, तो वो भी हम एक्सप्रेशन के जरिए नहीं कर सकते। अपडेटिंग ए डेटाबेस और अदर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट सच एज एग्जीक्यूटिंग ए लूप। हमें लूप एग्जीक्यूट करनी है तो वो भी हम जेएसपी एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। कंडीशन चेक करनी है तो वो भी हम जेएसपी एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। डेटाबेस कनेक्टिविटी करके डेटाबेस ट्रांजैक्शन करना है तो वो भी जेएसपी एक्सप्रेशन में तो नहीं लिख सकते। तो ऐसे मौके पर, ऐसे टास्क के लिए जेएसपी स्क्रिप्टलेट का हमें यूज करना होगा। देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, केवल रिस्पॉन्स में एक हेडर को सेट करने का। यहाँ पे देखो नीचे एक स्क्रिप्टलेट का कोड लिखा है जिसमें हमने कंटेंट टाइप सेट किया है, कंटेंट टाइप जो हेडर है उसको सेट किया। तो यही चीज अगर हम स्क्रिप्ट जेएसपी एक्सप्रेशन से करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेथड जो हमने कॉल की सेट कंटेंट टाइप, वो तो वॉइड रिटर्न करती है। तो रिटर्न टाइप वॉइड है तो जेएसपी एक्सप्रेशन में हम इसको नहीं लिख सकते। मतलब देखो हर एक का खुद का एक सुप्रीमसी है कि भाई जहाँ पे वो अच्छा काम करती है, जिस काम के लिए वो है। जहाँ पे डिस्प्ले करना होता है तो जेएसपी एक्सप्रेशन यूज करो, जहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग कैलकुलेशन करना होता है तो जेएसपी स्क्रिप्टलेट यूज करो। It is always nice to set such headers before sending the response, as in the case of pure servlets. But with JSP, will work. It will work if you send the response before setting any headers. अब देखो ये PHP पढ़ते वक्त भी हमने देखा था कि भाई रिस्पॉन्स में अगर हेडर्स को ऐड करना चाहते हो तो उन हेडर्स को रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले आपको ऐड कर देना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम बफरिंग ऑन करें पीएचपी में, तो फिर अगर रिस्पॉन्स पहले सेंड हो फिर हेडर्स ऐड हो तो भी चलेगा, क्योंकि बफरिंग हो रहा है, डायरेक्टली ब्राउजर में नहीं जाएगा, डेटा बफर में जाएगा पहले। तो यहाँ पे सर्वलेट की बात में, सर्वलेट के नजरिए से देखें, अगर सर्वलेट की बात करें तो सर्वलेट में भी वही चीज अप्लाई होती है कि हेडर पहले सेट करना है फिर रिस्पॉन्स भेजना है। लेकिन जेएसपी में आप ऐसा, मतलब कि इट इज नॉट कंपलसरी कि आप हेडर्स को पहले सेट करो और फिर ही कोई आउटपुट भेजो। ये आप रेंडमली कर सकते हो, मतलब क्योंकि जेएसपी में क्या होता है कि जो हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सर्वलेट में जो हम प्रिंट करवाते हैं वो प्रिंट राइटर के जरिए करते हैं। बट जेएसपी के पेज में जो प्रिंट होगा वो जेएसपी राइटर ऑब्जेक्ट से होगा, और जेएसपी राइटर ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो इंटरनली डेटा को बफर करता है। मतलब जेएसपी राइटर के द्वारा जो कुछ भी हमने डिस्प्ले करवाया वो पहले बफर में जाएगा, फिर फाइनली ब्राउजर को भेजा जाएगा। So it is possible because the JSP uses an object of JSP writer that partially buffers the document. मैंने बताया ना कि जेएसपी राइटर जो है वो बफरिंग करता है, इसलिए हम हेडर्स को बाद में सेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए। रूल्स नहीं है तो भी, मतलब कि हेडर्स को पहले सेट करें तो ज्यादा अच्छा है। जेएसपी सर्वलेट करस्पॉन्डेंस, तो ये तो अभी हमने देख लिया कि जेएसपी स्क्रिप्टलेट में हम जो भी लिखेंगे वो सर्वलेट में कहाँ पे जाएगा, मतलब जेएसपी के पेज के अनुवाद से, ट्रांसलेशन होने से जो सर्वलेट बनने वाली है उसमें वो कोड कहाँ पे जाएगा। तो ये अभी जस्ट हमने देखा था, यही 3 लाइंस थी, ओके, कि जो तीनों इस तरह से कन्वर्ट होगी। Not that the code generated by different vendors may produce the code in slightly different manner. हाँ, अब देखो ये चीज भी आपको मतलब कि याद रखनी है कि देखो यहाँ पे जो अभी हमने 3 लाइन देखी, ये स्क्रिप्टलेट लिखी मैंने,
ये तो ऐसा आउटपुट आएगा। बट ये मैथ डॉट मैक्स 10,5 एक ही लाइन है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आउटपुट आउटपुट मतलब कि यहाँ से कन्वर्ट होके जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आए हैं, वो उसका मतलब यही रहेगा, मतलब उसका यही रहेगा। लेकिन वो किस तरह से कोड जनरेट होगा, वो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली आपको इस तरह का कोड ना भी दिखे, एग्जैक्टली आपको इस तरह का कोड ना भी दिखे। इट डिपेंड्स ऑन सर्वर, आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्क्रिप्टलेट है उसका ट्रांसलेशन कौन करता है, सर्वर करता है, जावा इनेबल्ड सर्वर। तो जो सर्वर का वर्जन, जो वेंडर का सर्वर आप यूज कर रहे हो, उस पर आधारित है कि वो किस तरह से अनुवाद। देखो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं और वही प्रोग्राम आप भी बनाते हो, तो है एक ही चीज के लिए प्रोग्राम, दोनों के प्रोग्राम सही होंगे, लेकिन आउटपुट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। सिंपल अगर मैं आपको सबको कहूं कि भाई दो वैल्यू इनपुट करो और उसका सम करके क्लाइंट को डिस्प्ले करो, तो सब करोगे, सब सही करोगे, लेकिन जो आउटपुट में दिखाई देगा क्लाइंट को, इनपुट लेने से लेकर रिजल्ट तक का सब कुछ, आप प्रॉम्प्ट करते हो एंटर वन वैल्यू, एंटर वैल्यू वन, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग भाषा यूज कर सकते हैं, मतलब वो वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंटरनली जो कोड जनरेट होगा, स्लाइटली दिखने में डिफरेंट हो सकता है, काम तो वो वही करेगा, स्लाइटली दिखने में डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर मैंने जहाँ पे जेएसपी एक्सप्रेशन में बहुत सारा लिखा है, तो हो सकता है कि दो स्टेटमेंट भी उसके बन जाए। यहाँ पे स्क्रिप्टलेट में मैंने दो लाइंस लिखी है, लेकिन जब जनरेट होगी सर्वलेट तो चार लाइन बन जाएगी, वही दो लाइन के टुकड़े करके चार लाइंस बनेगी। मतलब डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द वेंडर हाउ द आउटपुट विल लुक, आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्क्रिप्टलेट। नाउ एक्सएमएल सिंटेक्स फॉर स्क्रिप्टलेट्स। अगर स्क्रिप्टलेट्स को आप एक्सएमएल सिंटेक्स में यूज करना चाहते हो, तो जैसे हमने जेएसपी एक्सप्रेशन में देखा था, उसी तरह से स्क्रिप्टलेट के लिए भी एक्सएमएल टैग है। कौन सा है, जेएसपी कॉलन स्क्रिप्टलेट, फिर आपका प्योर जावा का कोड, एंड अगेन जेएसपी कॉलन स्क्रिप्टलेट ओवर। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टलेट। अब देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल। An example of scriptlet, HTML हेड टाइटल, जेएसपी स्क्रिप्टलेट टाइटल हेड। अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्टलेट शुरू हुई और यहाँ पे वो खत्म हो रही है। तो इतना कोड हमने लिखा स्क्रिप्टलेट के अंदर। क्या लिखा, सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल बीजी कलर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। देखो मैंने बताया था ना कि जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है वो स्क्रिप्टलेट में हम यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल होता है जेएसपी सर्विस के अंदर, तो हम स्क्रिप्टलेट में उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कॉल किया गेट पैरामीटर मेथड को। गेट पैरामीटर मेथड क्या करती है कि आई हुई रिक्वेस्ट में अगर पर्टिकुलर नेम का वेरिएबल है, तो उस पैरामीटर है, तो उस पैरामीटर को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई बीजी कलर नाम का कोई पैरामीटर अगर रिक्वेस्ट में आया है, तो उसकी वैल्यू हमने किस में, एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, बीजी कलर नाम के वेरिएबल में। फिर हमने चेक किया कि भाई इफ बीजी कलर इक्वल इक्वल टू नल, इसका मतलब रिक्वेस्ट में कोई बीजी कलर नाम का पैरामीटर नहीं है। अगर ये नल है या तो एम्प्टी है, तो बीजी कलर इक्वल टू हमने क्या रख दिया, श्याम। मतलब आई हुई रिक्वेस्ट में अगर कोई बीजी कलर नाम का पैरामीटर है जिसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है, रेड ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ भी है,
तो उसकी वैल्यू हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी। लेकिन अगर वो एम्प्टी है या पास नहीं हुआ है तो हमने बीजी कलर में वेरिएबल, हमारा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू क्या इनिशियली रख दी, श्यान। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, श्यान। अगर क्लाइंट पास करता है रिक्वेस्ट में कलर, तो वो कलर, अदरवाइज श्यान। इतना कोड लिखा हमने स्क्रिप्टलेट के अंदर। फिर स्क्रिप्टलेट के बाद HTML का नॉर्मल कोड, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू, देखो बीजी कलर इक्वल टू करके जहां पे हमें कलर लिखना होता है HTML में कलर, वहां पे मैंने JSP एक्सप्रेशन को यूज किया। देखो ये JSP एक्सप्रेशन को, और वहां पे क्या लिखा, बीजी कलर। मतलब बीजी कलर की वैल्यू आएगी, वहां पे क्या आएगा, बीजी कलर की वैल्यू। तो बीजी कलर में वैल्यू क्या होगी, श्यान होगी, या तो क्लाइंट ने जो एंटर किया है वो होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, टेस्टिंग अ बैकग्राउंड ऑफ, वापस यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी, बीजी कलर H1। मैंने बताया था ना दो दो दिन पहले कि टाइटल जहाँ पे पेज का डिस्प्ले करना होता है वहां पे भी हम ये यूज कर सकते हैं। कब मैंने बताया था, जब चिंतन ने मुझे पूछा था कि क्या हम H1 के अंदर यूज कर सकते हैं ये क्या, JSP एक्सप्रेशन को। यही बात थी ना चिंतन, आपने जो पूछा था परसों। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे वही किया है, H1 के अंदर ही एक्सप्रेशन यूज की। तब मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था टाइटल का, कि पोर्टल जैसा कुछ हम बना रहे हैं, वेब पोर्टल जैसा, कि जो लॉगिन करता है, जो इंस्टीट्यूट या जो ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन करता है, उसका नाम टाइटल में आना चाहिए हर पेज में। तो अगर हमारे पास वो किसी वेरिएबल में है तो हम सेट कर सकते हैं टाइटल। सिंपल एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो अब ये देखो, इस कोड के, इस JSP पेज के अनुवाद से जो सर्वलेट बनी है उसका कोड यहाँ पे देखो आप लोग। कृपाली बेन माइक चालू है તમારું। सी, देखो हमने जो स्क्रिप्टलेट लिखी ना फ्रेंड्स, स्क्रिप्टलेट्स, ऐसा तो नहीं है कि केवल स्क्रिप्टलेट ही लिखी है। हमारा तो जो कोड है उसमें काफी सारा, मतलब कि नॉर्मल HTML भी है, एक्सप्रेशन भी है ना। तो जो कुछ हमने लिखा है यहाँ पे वो सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा JSP सर्विस मेथड के अंदर, ठीक है ना। अब देखो ये पूरा मैंने पहले लिखा था एन एग्जाम्पल ऑफ JSP स्क्रिप्टलेट कमेंट में, तो वो भी गया आउट डॉट प्रिंटलन में, ठीक है। फिर /r/n, देखो मैं बता रहा था कि ये लाइंस जो जनरेट हो रही है डिपेंड्स ऑन वेंडर। ये हमने यहाँ पे टॉमकेट यूज किया हुआ है सर्वर, तो अपाचे टॉमकेट में जिस तरह से ये ट्रांसलेशन हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। हम और सर्वर को यूज करेंगे तो डिपेंड्स कि ये /r/n जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है उसकी बजाय बजाय यहीं पे अपेंड किया जाए। इस तरह का चेंजेस हो सकता है, मेरा कहने का मतलब आबेहूब समान नहीं होगी लाइंस। फिर HTML अगेन /r/n, तो कोई और वेंडर से सर्वर का, कोई और वेंडर का सर्वर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि ये /r/n नेक्स्ट लाइन में हो। इस तरह का चेंजेस हो सकता है, मेरा कहने का मतलब। अब देखो हमने हेड, टाइटल, JSP स्क्रिप्टलेट, ये सब कुछ कहाँ पे, आउट डॉट राइट डबल कोट्स में सब कुछ, क्योंकि ये नॉर्मल HTML का कोड है इसलिए, ठीक है। फिर हमने जो स्क्रिप्टलेट लिखी ना दोस्तों, वो देखो आप, जो देखने जैसी चीज है वो ये अपना स्क्रिप्टलेट का कोड, जो स्क्रिप्टलेट हमने यहाँ पे लिखी,
देखो वो स्क्रिप्टलेट का कोड देखो केवल आप, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बीजी कलर रिक्वेस्ट पैरामीटर एग्जैक्टली वो लाइंस यहाँ पे सेट हो गई। जो कुछ हमने लिखा यहाँ पे स्क्रिप्टलेट में वो एज इट इज पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, नॉर्मल एज नॉर्मल कोड ऑफ जेएसपी सर्विस मेथड। वो आउट डॉट प्रिंट के अंदर नहीं है, जो कुछ यहाँ पे स्क्रिप्टलेट में लिखते हैं ना हम, वो डायरेक्टली वहां पे जाता है। हमने यहाँ पे देखा ना, डिस्कशन में पढ़ा भी, सुना भी, समझाया भी मैंने आपको। Java code that we write using JSP scriptlets become a normal statement of the JSP service method। यहाँ पे बताया मैंने आपको कि JSP स्क्रिप्टलेट के जरिए जो भी हम लिखते हैं इट बिकम्स नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ JSP सर्विस मेथड। यही चीज यहाँ पे बताइए आपको। देखो ठीक है, बाकी का जो कुछ भी है वो जहां पे नॉर्मल HTML लिखा है तो डबल कोट्स के अंदर, लेकिन जहां पे JSP एक्सप्रेशन लिखा है हमने तो वो डबल कोट्स के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आएगा। देखो यहाँ पे ये जो हमने लिखा बॉडी बीजी कलर इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे ये बॉडी बीजी कलर इक्वल टू, फिर नेक्स्ट लाइन में ये बीजी कलर आया नेक्स्ट लाइन में विदाउट डबल कोट्स। अगेन हमने उसको यहाँ पे लिखा है बीजी कलर, तो वो भी कहां पे गया बीजी कलर, एक्सप्रेशन का यूज किया है ना। हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स? ये नो एग्जांपल सर। सर्वलेट स्क्रिप्टलेट जेएसपी एक्सप्रेशन जो कुछ अभी मैंने आपको समझाया, ये दोनों चीज इसमें हमारे सामने है। जेएसपी एक्सप्रेशन भी है इस एग्जांपल में और जेएसपी स्क्रिप्टलेट भी है। ओके, तो देखो अब इसका आउटपुट, इस कोड का ये आउटपुट है। अब देखो ये पेज जो था उसको मैंने c.jsp से सेव किया। अब देखो यहाँ पे ये जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई तो इस रिक्वेस्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह और उसके बाद पैरामीटर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ मतलब कि पैरामीटर कोई आया ही नहीं है, तो बीजी कलर नाम का पैरामीटर होगा ही नहीं। तो बीजी कलर नाम का पैरामीटर नहीं है, उस केस में ये जो कलर है वो क्या हो गया, श्यान हो गया, डिफॉल्ट कलर श्यान। हमने कोड में लिखा है ना ऐसा कि अगर बीजी कलर न हो या तो बीजी कलर एम्प्टी हो तो डिफॉल्ट कलर कौन सा होना चाहिए, श्यान। क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल है वो क्या है, केवल c.jsp। अब अगर सपोज इसको थोड़ा चेंज किया जाए, अच्छा इसमें नहीं लिखा है आउटपुट शायद, लेकिन अगर आप उसे चेंज करो और यहाँ पे ऐसा लिख दो, इसी पेज को रन करते वक्त क्वेश्चन मार्क करके बीजी एग्जैक्टली द सेम केस इक्वल टू ग्रीन, तो ये बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्टलेट्स जस्ट टू रिफर, सी यहाँ पे स्क्रिप्टलेट लिखी है, ये कमेंट्स है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो देयर एवेल्यूटिंग डेट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट डेट इक्वल टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ये जावा का डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके पहले ये प्रिंट एल एन स्टेटमेंट लिखा, इतना लिखा स्क्रिप्टलेट के अंदर। फिर ये नॉर्मल एचटीएमएल का कोड हेलो द टाइम इज नाउ, फिर डेट, मतलब डेट नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया स्क्रिप्टलेट के अंदर।
तो स्क्रिप्टलेट तो नॉर्मल एचटीएमएल नॉर्मल जावा का कोड बनता है, तो उसमें वेरिएबल हम बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, और वहां पे जो वेरिएबल बनेगा वो जेएसपी सर्विस का लोकल वेरिएबल ही बनेगा, तो उसको हम आगे जाके कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर डेट नाम का वेरिएबल बनाया, नीचे उसको यूज किया, हो सकता है। देखो यही चीज जब अनुवाद होके जाती है सर्वलेट में तो कैसी दिखती है सर्वलेट। सॉरी जे यहाँ पे सर्वलेट नहीं बताई है, लेकिन आप लोग देख सकते हो, अगर आप इस कोड को लिखोगे और फिर सर्वलेट को चेक करना तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये हेलो द टाइम इज नाउ दिस, और दूसरी चीज कि हमने जो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वो तो हम कोर जावा में लिखते थे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे तो हम ब्राउजर में डिस्प्ले कर रहे हैं हेलो देयर इवेल्यूटिंग डेट, तो वो आउटपुट कहाँ पे जाता है, देखो हेलो देयर इवेल्यूटिंग डेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के जरिए जो हमने लिखा ना वो सर्वर पे लॉग फाइल में लॉग हुआ। लॉग फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर्स के लिए है। लॉग फाइल में मतलब कि हम कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं क्लाइंट, क्योंकि देखो क्लाइंट की तो बहुत सारे क्लाइंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी, हम हर वक्त वहां पे प्रेजेंट तो नहीं होंगे, तो कुछ रिक्वेस्ट पे कुछ हमें नोट डाउन करना है तो हम सर्वर पे लॉग फाइल पे वो नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबको मैंने कई बार बताया कि आप जब कॉलेज में इंटरनेट यूज करते हो, आप सब इंटरनेट ऑन करके कॉलेज का इंटरनेट ऑन करके यूज करके फिर आप कुछ भी करते हो, तो वो हमें तो नहीं पता होता, लेकिन जो भी आप करते हो, जो साइट्स आप विजिट करते हो, जो भी प्रवृत्ति आप करते हो, वो सर्वर पे लॉग फाइल में लॉग हो जाता है। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से मैंने लिखा वो सर्वर में लॉग्स फोल्डर के अंदर लॉग फाइल में लॉग हुआ, और उसका नाम भी क्या होगा, फाइल का नाम ऐसा कुछ होगा स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब एसटीडी आउट अंडरस्कोर डेट, जो भी डेट है आज की वो उसमें होगी, और जो कुछ भी लिखा आपने जितनी बार रन किया वहां पे लिखा जाएगा। इस फाइल को जनरली कौन पढ़ता है, डेवलपर और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। या अनदर एग्जांपल, हेलो द टाइम इज नाउ, फिर वापस यहाँ पे स्क्रिप्टलेट लिखी आउट डॉट प्रिंट एल एन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डेट, मतलब कि वैसा ही एग्जांपल है जो था पहले, लेकिन जेएसपी एक्सप्रेशन में डिस्प्ले किया था हमने, उसके बजाय यहाँ पे हमने स्क्रिप्टलेट में डिस्प्ले किया। अगेन अनदर एग्जांपल, यहाँ पे यस वही चीज है, फिर द टाइम इज नाउ करके यहाँ पे देखो स्क्रिप्टलेट में आउट डॉट प्रिंट एल एन डेट, अगेन आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल यूज किया है, तो वो भी कर सकते हैं। योर मशीन एड्रेस इज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है आईपी एड्रेस की, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट होस्ट, जहां से रिक्वेस्ट आई है उसका एड्रेस हमने डिस्प्ले करवाया, तो वो अपने को कैसे मिल सकता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए, और मेथड कौन सी है, गेट रिमोट होस्ट। ये अलग अलग एग्जांपल स्क्रिप्टलेट के यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इट इज रिलेटेड टू स्क्रिप्टलेट्स ओनली। ओके, स्क्रिप्टलेट का ही टॉपिक है, मेकिंग द पार्ट्स ऑफ पेज कंडीशनल। तो आज के सेशन में जो कुछ भी डिस्कस किया हमने उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।